हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शिव मिश्रा है और आज हम लोग एक बहुत ही व्यवहारिक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि अगर कोई पर्सन है जिसके अगेंस्ट में मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमा छोड़ देता है, मतलब मुकदमे के ट्रायल पे नहीं कर रहा है, तो अगर वो चला जाता है तो डेफिनेटली बात है कि उसका एनबीडब्ल्यू कोर्ट इशू कर देती है और उसके प्रेजेंस के लिए कोर्ट, उसके अपीयरेंस के लिए कोर्ट क्या करती थी, वो जो प्रोसेस इशू कर देती है। तो एक सिचुएशन ये है कि जो ट्रायल, क्योंकि ये बातें बिल्कुल सही है कि भाई अभियुक्त अगर रहेगा या अपने प्लीडर के माध्यम से रहेगा, उसकी प्रेजेंस में ही मुकदमा चला जा सकता है। अगर वो एक्यूज पर्सन जिसका मुकदमा चल रहा है, अगर वो कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो भगोड़ा घोषित हो जाता है। क्या न्यायालय के पास भी ये शक्ति है कि वो बिना उसके प्रेजेंस से भी प्रोसीडिंग आगे कर सकती है? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल है। न्यायालय के पास ये पावर है कि अगर कोई आरोपी अगर वो भगोड़ा घोषित हो गया है तो भी उसका मुकदमा कोर्ट क्या कर सकती है, चलाया जा सकता है, चलता है। पहले अगर हम देखेंगे सीआरपीसी के आई थिंक सेक्शन 299 में इसके बारे में पूरी प्रोसीडिंग बताया गया था और ऐसा प्रोसीडिंग होता भी है कोर्ट में। और प्रेजेंट टाइम में बीएनएसएस आने के बाद आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है कि सेक्शन 356 में इसके बारे में प्रोसीडिंग बताया गया है कि भगोड़े जो आरोपियों हैं उनका मुकदमा कैसे चलेगा। एक बात और है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में हम समझते हैं कि आखिर जो पर्सन न्यायालय की कार्यवाही में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब भगोड़ा घोषित हो गया, उसका मुकदमा उसके अब्सेंस में कैसे चलेगा, तो इसका प्रोसेस क्या है? तो उसका प्रोसेस ये है कि अच्छा, भगोड़ा मतलब क्या है कि कोई घोषित भगोड़ा आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी और मुकदमे से बचता है तो उसकी अनुपस्थिति में भी आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। ये बातें सीखने वाली है, बहुत क्लियर बातें। मैं फिर से आपको ये बातें रिपीट करूं कि यदि कोई घोषित भगोड़ा आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी और मुकदमे से बचता है तो उसकी अनुपस्थिति में भी आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। जैसे रूल्स ये है कि उसके प्रेजेंस में, उसके एडवोकेट के प्रेजेंस में ही हो, लेकिन अगर वो भगोड़ा है, जानबूझ के हाजिर नहीं हो रहा है, तो बिना उसके प्रेजेंस में भी क्या कर सकते हैं, वो मुकदमा चलाया जा सकता है। आई थिंक सेक्शन 356 बीएनएसएस में इसके बारे में प्रोसीडिंग बताया गया है कि और 356 बीएनएसएस जो बेसिकली डील करता है कि न्यायिक प्रक्रिया से भागने वाले आरोपियों के कारण होने वाली देरी रोकने के लिए बीएनएसएस में सेक्शन लाया गया है। उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि अगर कि देरी ना हो, ट्रायल जल्दी कंप्लीट हो, ऐसा ना हो कि कोई पर्सन भगोड़ा हो गया है उसकी वजह से ट्रायल रुका हुआ, तो वो प्रोसीडिंग जो लेजिस्लेशन ने जो एक्ट जब बनाया तो इसी इंटेंशन से पास किया कि अगर कोई पर्सन भगोड़ा है तो उसके अब्सेंस में भी क्या मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इसकी बात को उन्होंने कंसिडर करते हुए बातें बताया। अच्छा, अदालत में अगर कोई पर्सन नहीं आ रहा है और उसके लिए पूरा प्रोसेस, जैसे एनबीडब्ल्यू हो गया, पहले सीआरपीसी में देखेंगे 82 हो गया, 83 हो गया, मतलब प्रोक्लेम हो गया, उद्घोषणा की गई, कुर्की किया गया, मतलब जो पॉसिबिलिटी, जो प्रोसीजर दिया गया उसके बाद भी अगर वो ना हो तब उसको भगोड़ा डिक्लेयर किया जाता है। और भगोड़ा का मतलब अगर आपको आसान भाषाओं में मैं समझाने की कोशिश करूं कि यदि कोई आरोपी सुनवाई से बचने के लिए फरार रहता है और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की संभावना नहीं है तो इसे उसके व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मुकदमा लड़ने के अधिकार के त्याग के रूप में माना जाएगा। बहुत क्लियर बातें मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर कोई घोषित भगोड़ा आरोपी सुनवाई से बचने के लिए फरार रहता है और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है तो इसे उसके व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जो मुकदमा लड़ने का जो उसको फंडामेंटल राइट है उसको माना जाएगा कि उसने इसको त्याग कर दिया है, ऐसा माना जाएगा। अच्छा, किस कैसे कैसे मुकदमा तक क्या प्रोसीडिंग कोर्ट को अपनानी पड़ेगी, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जो कोर्ट होगी वो आरोपी की गैर हाजिरी में साक्ष्य दर्ज कर सकती है, गवाहों की परीक्षा कर सकती है और निर्णय सुना सकती है। ये बातें बिल्कुल सही है। जनरली क्या होता है कि एक्यूज पर्सन के प्रेजेंस में ही जो एविडेंस होता है रिकॉर्ड होता है, और उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ होती है और कोर्ट उसके प्रेजेंस में ही जजमेंट पास करता है। वैसे गैंगस्टर में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अगर आरोपी पर्सन नहीं है तो भी चीफ लिखाया जा सकता है, अगर उसके जो भी चीजें, मतलब लेकिन ओवरव्यू जो जो कॉमन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में है, जो क्रिमिनल लॉ में है कि आरोपी की गैर हाजिरी में साक्ष्य क्या कर सकती है, साक्ष्य नहीं होता है। लेकिन अगर 356 बीएनएसएस के बारे में प्रोसीडिंग दिया गया कि अदालत के पास ये पावर है कि उसकी गैर हाजिरी में साक्ष्य रिकॉर्ड कर सकती है, जो विटनेसेस हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है और इवन दैट जजमेंट भी सुना सकती है।
दूसरी चीजें क्या है कि गवाहों के जो बयान और क्रॉस एग्जामिनेशन की जो रिकॉर्डिंग होगी वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही की जानी चाहिए, जिसमें जैसे मोबाइल फोन हो गया या फिर कोई अन्य एसेसरीज हो गए, उसका उपयोग किया जा सकता है। ये अदालत ने बहुत अच्छे से बताया। ये मैं आपको वो प्रोसीडिंग बता रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन भगोड़ा है तो उसका मुकदमा कैसे चलेगा, तो इसके लिए ये जो प्रोसेस है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि फरार आरोपी का कोई वकील ना हो तो राज्य के खर्चे पे उसे उसके लिए वकील नियुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। ये आपके मैंडेटरी प्रोसीजर है। बिल्कुल सही बात है कि अगर उसका कोई वकील नहीं होगा तो जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, एमएस क्यूरीज है, कोर्ट क्या कर सकती है, वो राज्य के खर्चे पे स्टेट के एक्सपेंसेस पे उसके लिए क्या कर सकती है, गवर्नमेंट एडवोकेट नियुक्त कर सकती है। नियुक्त करना अनिवार्य होगा, कर नहीं सकती, उसको करना होगा। अगर उसके अब्सेंस में अगर ट्रायल चलाएंगे तो इसके लिए ये चीजें करना होगा। आगे चीजें क्या है, उसके लिए टाइम लिमिट बताए। आरोप तय होने के बाद कम से कम 90 दिन की अवधि बीतने से पहले ऐसा ट्रायल शुरू नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, देखिए, क्योंकि भगोड़ा घोषित करने के लिए लगना भी चाहिए भगोड़ा है, तो जब चार्ज फ्रेम हुआ उसके कम से कम 90 डेज के पहले ट्रायल शुरू नहीं किया। अगर मान लीजिए वो भगोड़ा डिक्लेयर भगोड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं कि आज आपने चार्ज बनाया, कल आपने भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद उसका ट्रायल करा लेंगे, नहीं। कम से कम 90 दिन के बाद, 90 दिन तक कोर्ट क्या करती है, देखती है क्या वो पर्सन आ गया, एफर्ट करती है कि उस पर्सन को लाया जाए, उसके अपीयरेंस के लिए प्रोसेस इशू करती है। लेकिन उसको ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए फेयर ट्रायल उसका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, स्पीडी ट्रायल भी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन फेयर ट्रायल भी उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। क्योंकि देखा जाएगा कि एक्यूज के प्रेजेंट में ही उसका ट्रायल चले, ये उसका फंडामेंटल राइट है। और यहाँ पे एक्यूज के अब्सेंस में चल रहा है, इसलिए डेफिनेटली कोर्ट क्या करती है, एक लिबरल अप्रोच रखती है। और उसके लिए उसने चार्ज फ्रेम होने के बाद 90 डेज का टाइम रोक के रखा है कि इतने दिन का टाइम के बाद ही गवाही करानी चाहिए, अगर कोर्ट भगोड़े अपराधी का मुकदमा चलाने के बारे में आगे बढ़ रहा है तब। आगे चीजें क्या है, कम से कम 2 लगातार जो एनबीडब्ल्यू है जारी किया जाना चाहिए, और उनके बीच में कम से कम 30 दिन का अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं, देखिए, कम से कम मिनिमम उन्होंने बताया कि 2 एनबीडब्ल्यू जरूर इशू होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो, और उसके बीच की भी टाइम गैप, उसमें 30 डेज का गैप होना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने आज डेट लगाया, आज एनबीडब्ल्यू इशू कर दिया, 2 दिन के बाद फिर डेट लगाया, फिर उसमें एनबीडब्ल्यू इशू कर दिया, तो आप कहेंगे कि 2 एनबीडब्ल्यू हमने इशू कर दिया, हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं, एक दोनों के बीच में मिनिमम 30 दिन का गैप होना चाहिए। और जब आप ऐसा कर पाते हैं, ये एक प्रोसेस है, एक स्टेप है, तब आप आगे बढ़ते हैं कोर्ट को इन सारी चीजों को, अगर वो एक्यूज्ड पर्सन जो भगोड़ा उसका ट्रायल अगर चला रहे हैं बिना उसके प्रेजेंस में, तब की बातें ये चीजें हैं। अगली अगली क्या चीजें हैं कि जो एक्यूज्ड पर्सन है कि उनका जो अंतिम ज्ञात पता है, उस जगह पे जहाँ पे उसको कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे वो लास्ट टाइम पे रहा है, तो जो न्यूज़पेपर है उसमें गजट कराना चाहिए। ये बात है, क्योंकि देखिए कोर्ट का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि वो पर्सन आए, अपना ट्रायल देखे। ऐसा नहीं है कि कोर्ट मुकदमे को डिस्पोज करने के लिए बैठी, नहीं, कोर्ट जस्टिस देने के लिए बैठी है, तो वो एफर्ट करेगी कि उसको बुलाने के लिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें बताया कि चार्ज फ्रेम होने के बाद कम से कम 60 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, 2 एनबीडब्ल्यू इश्यू करने पड़ेंगे, दोनों के बीच में मिनिमम 30-30 दिन का डिफरेंसेस होगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि वो जहाँ पे ज्ञात लास्ट पता हो, वहाँ पे गेजेट कराना पड़ेगा, पेपर में, न्यूज़पेपर में लगाना पड़ेगा। मेन एफर्ट कोर्ट को बेस्ट एफर्ट करना पड़ेगा कि उसको इस चीज़ के बारे में जानकारी हो, और उसको यथासंभव हो कि वो कोर्ट में आए, अपना ट्रायल वो कंप्लीट करे। आगे चीजें क्या है कि उसके जो घर है और स्थानीय थाने में ट्रायल की सूचना एक चस्पा की जानी चाहिए, नोटिस की जानी चाहिए, ये मैंडेटरी है। और ये भी चीजें हैं कि बीएनएसएस की धारा जो 356, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, 356 सब क्लॉज 7 के तहत ऐसे मामलों में दोष सिद्धि के खिलाफ अपील तभी सुनी जाएगी। बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं, ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कोर्ट ने उसको कन्विक्शन कर दिया है तो जो वो अपील करता है, अपील का प्रोविजन क्या है, 356 सब क्लॉज 7 में दिया गया है, उस सिचुएशन के ट्रायल में जहां पे भगोड़े अपराधियों का कोर्ट के द्वारा मुकदमा डिसाइड किया गया, उसको कन्विक्शन दिया गया, अगर उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर वो अपील करना चाहेगा तो उसके बारे में प्रोविजन हो, जब दोषी जो पर्सन जो भगोड़ा है वह स्वयं अपीली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, तभी होगा। और जो 3 साल के भीतर, ऐसा नहीं कि वो कभी भी जो जजमेंट हुआ उसके 3 साल के भीतर उसको इन पर्सन प्रेजेंट होकर अपीली कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। और ये बातें बिल्कुल मैंने आपको बताया भी, ये बातें बिल्कुल सही हैं कि अनुपस्थिति में ट्रायल शुरू करने से पहले अदालतों को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी सामान्य दंडात्मक उपाय, जैसे एनबीडब्ल्यू हो गया,
वारंट हो गया, जैसे मैंने बताया, उद्घोषणा हो गई, संपत्ति कुर्की हो गई और न्यायालय संबंधी आदेश की अवहेलना पर पृथक-पृथक सारे काम, सारे प्रोसीडिंग सही लेवल पे, सही प्रोसेस के हिसाब से पूरा कर लिया गया हो। इन सारी चीज़ों को जब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, तभी अदालत के पास जो बीएनएसएस की सेक्शन 356 है, उसके तहत उसकी अनुपस्थिति में अदालत क्या कर सकती है, मुकदमा पूरा कर सकती है, भगोड़े अपराधियों का मुकदमा कोर्ट कर सकती है। जब इन सारी बातों को कोर्ट ने अगर कंसिडर किया होगा, तब की बातें हैं। ये चीज़ें हैं।